अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब हमारे कोई से दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं ना, तो वो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल, अगर मेरे को नींबू पानी बनाना है तो उसमें मैं क्या करूंगा, पानी और नींबू को आपस में मिक्स करूंगा और मेरा बन जाएगा नींबू पानी। तो ये है केमिकल रिएक्शन। बट किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कुछ लॉज होते हैं, कुछ कानून होते हैं, मतलब उसमें वो चीज होनी ही चाहिए। तो वो जो दो लॉज हैं बच्चे, वो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला लॉ ये है, और जो सेकंड लॉ है बच्चे वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आइए बच्चों हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे पहले बच्चे मैं आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूं, ठीक है ना। तो बच्चे एक एग्जांपल लो कि हम नींबू और पानी बना रहे हैं। तो नींबू और पानी बनाने के लिए मैं नींबू और पानी को आपस में मिक्स करूंगा और मेरे को नींबू पानी मिल जाएगा। तो इसमें जो नींबू और पानी है बच्चे, वो रिएक्टेंट हैं जिन्हें हम मिक्स कर रहे हैं। तो जिन चीजों को हम इनिशियली मिक्स करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। जैसे इस केस में नींबू और पानी रिएक्टेंट हैं, और जो हमारा नींबू पानी बनके तैयार हुआ वो एक प्रोडक्ट है। तो जो हमारा नया सब्सटेंस मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ओके, अब बात करते हैं बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है बच्चे? ये कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का मास है ना, वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था बच्चे, क्या? नींबू और पानी का। ओके, तो मानो बच्चे कि मैंने यहां पे क्या लिया था बच्चे, एक नींबू लिया था, प्लस में हमने क्या लिया था बच्चे, थोड़ा इसमें पानी ले लिया था। ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। मानो कि हमने जो नींबू है वो कितना लिया बच्चे, 10 ग्राम लिया, और हमने पानी भी बच्चे कितना लिया, इस ग्लास में 10 ग्राम हमने वाटर लिया। ठीक है ना। तो जो हमारा नींबू पानी बनके तैयार हुआ, क्या बनके तैयार हुआ बच्चे, लेमोनेड, शिकंजी या नींबू पानी। तो जो हमारा नींबू पानी बनके तैयार हुआ बच्चे वो आया 20 ग्राम। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चे, यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो मेरे रिएक्टेंट है, मैंने बताया था ना जो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में मिक्स करते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। तो ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का वेट कितना आ रहा है बच्चों, 10 और 10 कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया। और जो हमें फाइनली मिलता है वो होता है बच्चे, वो होता है हमारा प्रोडक्ट। और यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट भी कितना आ रहा है बच्चे, 20 ग्राम आ रहा है, देखने को आपको मिल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, जो हमारा रिएक्टेंट का भार है और जो हमारे प्रोडक्ट का भार है, रिएक्टेंट का भार भी हमारा 20 ग्राम आ रहा है और प्रोडक्ट का वेट भी कितना आ रहा है, 20 ग्राम आ रहा है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का भार और प्रोडक्ट का भार बराबर आ रहा है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो उसमें रिएक्टेंट का भार प्रोडक्ट के भार के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 10 ग्राम नींबू और 10 ग्राम पानी जब हमने लिया तो 20 ग्राम रिएक्टेंट का भार आ गया, और हमें जो नींबू पानी मिला वो था प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का भार भी हमारा 20 ग्राम आ रहा था। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का भार प्रोडक्ट के भार के बराबर है, तो इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो हमारी जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बच्चे सेकंड एग्जांपल पढ़ेंगे, जो कि है हमारा ये। यहां हमने क्या करा बच्चे, 32 ग्राम, ये हमारा ऑक्सीजन है। क्या है बच्चे, इसके अंदर ऑक्सीजन रखी गई है, और वो कितनी है बच्चे, 32 ग्राम, नीचे लिखी हुई है बच्चे। तो यहां हमने ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन ली,
उसमें ये हमारा कार्बन है बच्चे, क्या है ये? कार्बन। ठीक है, इसमें हमने क्या करा बच्चे? 12 ग्राम कार्बन को मिला दिया। क्या मिलाया बच्चे? 12 ग्राम कार्बन को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। 12 ग्राम कार्बन में हमने क्या करा? 32 ग्राम ऑक्सीजन मिला दिया। ठीक है ना। तो यहां पे हमने क्या करा? इसे हीट करा है। देखो यहां बर्निंग हो रही है, यहां पे हमने क्या करा? इसे हीट किया, गर्म किया। तो यहां से हमें क्या मिल गई बच्चे? जब हम कार्बन, क्या है बच्चे यहाँ पे हमारी कार्बन, जब हम इस कार्बन को और ऑक्सीजन को आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड हमें देगी। क्या देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला कि कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे 44 ग्राम आ रही थी। कितनी आ रही थी? 44 ग्राम। आइए रिएक्टेंट में देखते हैं कि उसका वेट कितना है। ठीक है ना। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो हम स्टार्टिंग में मिक्स कर रहे होते हैं। तो हमने मिक्स क्या किया? कार्बन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का वेट था बच्चे 32 ग्राम और कार्बन का वेट था 12 ग्राम। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इस 32 और 12 को प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 44 ग्राम। ठीक है, तो हमारा जो रिएक्टेंट का वेट आ गया बच्चे, जो हमारा रिएक्टेंट का वेट कितना आ गया? 44 ग्राम आ गया। जो हमारे कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं ना, 32 और 12 कितना हो गया? 44। तो हमारा रिएक्टेंट का वेट आ गया बच्चे 44 ग्राम और हमारे प्रोडक्ट का वेट भी कितना आ रहा है? 44 ग्राम। तो यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास आपस में बराबर है ना, तो इसलिए ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। बच्चे अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है बच्चे, इससे पढ़ने से पहले हमें यह पढ़ना होगा कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं। बच्चे जो एलिमेंट होते हैं वो सिंगल सब्सटेंस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ओके, अगर मैं इन दोनों को आपस में मिक्स कर दूं, मिला दूं, तो जब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाता हूं बच्चे, ठीक है, मैं क्या करता हूं? ध्यान से सुनना बच्चों। जब मैंने क्या बताया? हमारा हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। और जो हमारा ऑक्सीजन है बच्चे, वो भी क्या है? एक एलिमेंट है, क्योंकि अकेले अकेले जो अकेला होता है वो एलिमेंट होता है। अब मैं इन दोनों को अगर क्या कर दूं? जोड़ दूं, मतलब रिएक्ट कर दूं या मिक्स कर दूं, तो ये हमें देता है बच्चे H2O। क्या देता है बच्चे? वाटर बना देता है। ठीक है ना। तो ये क्या थे बच्चे? ये दोनों पहले थे एलिमेंट। अब जब हमने मिक्स करके एक क्या बना दिया बच्चे? जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो ये जो वाटर बना बच्चे, ये होता है हमारा कंपाउंड। ठीक है, तो जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो सिंगल सिंगल होते हैं। तो जब हम दो एलिमेंट को आपस में मिक्स कर देते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और H2O क्या है? कंपाउंड है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है बच्चे, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो हमारे कंपाउंड है ना, वो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। जैसे कि जो हमारा वाटर एक कंपाउंड है, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बन रहा है। तो जो हमारे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने कहा था कि जो हमारे कंपाउंड हैं वो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, बट जो कंपाउंड में एलिमेंट का फिक्स्ड रेशियो होता है। ठीक है, अब हम ये बात प्रूव करेंगे कि हमारे कंपाउंड में एलिमेंट का फिक्स्ड रेशियो होता है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा H2O है ना, ये H2O क्या है? एक कंपाउंड है और ये हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। अब हम इसका निकालेंगे बच्चे एटॉमिक मास, मतलब
कि इन एटम्स का भार क्या क्या है। हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास मतलब बच्चे कि एटम का कितना भार है, तो हाइड्रोजन का कितना भार है और ऑक्सीजन का कितना भार है हम वो देखेंगे। तो बच्चे जो हमारा हाइड्रोजन एटॉमिक मास मतलब हाइड्रोजन का जो भार होता है बच्चे वो 1 होता है। कितना होता है 1। बट यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे 2 एटम है तो 2 into 1 क्या हो जाएगा बच्चे 2, है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन का जो भार है वो 1 ग्राम होता है। तो दो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है तो 2 into 1 हो जाएगा। और जो हमारे ऑक्सीजन होते हैं बच्चे उसका भार होता है 16। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होते हैं बच्चे उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताया था ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे 8 होता है। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं बच्चे 8 होते हैं और इसके अंदर न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं। तो जो किसी भी एटम का भार होता है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को 8 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 16 होता है। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ गया 2 और 16। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे इसे काट देंगे। देखो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, क्या 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे हमें ये देखने को मिल रहा है बच्चे कि यहां पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आ गया वो आ गया बच्चे 1 और 8। क्या आ गया 1:8। तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ गया 1:8। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो पानी है हमारा पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:8 होता है। मतलब अगर हमारे पानी में हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम होगा तो हमारा जो ऑक्सीजन होगा वो उसमें 8 ग्राम होगा, ठीक है ना। अब चाहे वो कहीं का भी पानी हो, चाहे वो समुद्र का पानी हो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा, चाहे वो नदी का पानी हो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा, चाहे वो कुएं का पानी हो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा। तो हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं और कंपाउंड में एलिमेंट का फिक्स्ड रेशियो होता है। जैसे कि हमारे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होता है जो कि एक फिक्स्ड रेशियो है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जो हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है बच्चे वो क्या कहती है आइए जानते हैं। तो जो हमारे डाल्टन का फर्स्ट पोस्टुलेट था बच्चे, फर्स्ट थ्योरी थी वो ये थी, उन्होंने कहा था कि सारे के सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिसे हम एटम कहते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चे कि ये जो हमारे पार्टिकल जो हमारे मैटर है वो देखो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बन रहे हैं ना, ये जो गोल गोल छोटी छोटी बॉल सी दिख रही है ना, यस ये क्या है एक एटम है। जो हमारे डाल्टन जी की सेकंड पोस्टुलेट था बच्चे वो ये था कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब एटम को ना ही बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, उन्होंने ये कहा था। तो यहां पे देखो बच्चे हम एटम्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं टूट रहा, ठीक है ना। अब जो इनकी थर्ड पोस्टुलेट था, थर्ड थ्योरी थी, इन्होंने कहा था कि किसी एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे, मतलब उस एलिमेंट के सारे एटम का भार एक जैसा होगा, मास एक जैसा होगा, उन एटम्स का साइज एक जैसा होगा, उस एलिमेंट के सारे एटम का शेप भी एक जैसा होगा। जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा होगा बच्चे कि यहां पे हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। तो डाल्टन जी ने कहा था कि ये मेरा जो एलिमेंट है ऑक्सीजन बच्चे वो दो एक जैसे, देखो ये ऑक्सीजन क्या है, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा ऑक्सीजन, तो ये एक जैसे शेप के हैं और एक जैसे भार के हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑक्सीजन का एलिमेंट है वो एक जैसे ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बन रहा है, मतलब इन दोनों ऑक्सीजन एटम का मास भी एक जैसा है, शेप भी एक जैसा है और साइज भी एक जैसा है। ये थी हमारी डाल्टन की थर्ड पोस्टुलेट। इनकी जो फोर्थ पोस्टुलेट है स्टूडेंट वो ये है
जो डाल्टन जी थे उन्होंने कहा था कि जो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी। मतलब अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनका एटॉमिक मास यानी कि उनका भार भी अलग अलग होगा, उनका शेप भी अलग अलग होगा और उनका साइज भी अलग अलग होगा। ठीक है ना। जैसे कि यहां पे मैंने एक ऑक्सीजन का एटम ले रखा है बच्चे और एक नाइट्रोजन का एटम ले रखा है। तो यहां पे जो मेरा ऑक्सीजन का एटम है बच्चे, इनका कलर अलग है। यहां पे जो मेरा नाइट्रोजन का एटम है इनका कलर अलग है। जो मेरे ऑक्सीजन का एटम है इनका भार अलग होगा और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का एटम है इसका भार भी अलग होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है बच्चे, इसका शेप भी अलग होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन का जो एटम है इसके शेप में भी थोड़ा डिफरेंस होगा। जो इनका नेक्स्ट पोस्टुलेट था स्टूडेंट वो ये था कि किसी कंपाउंड में जो एटम का रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा वाटर होता है बच्चे, क्या होता है? वाटर। जो हमारा वाटर है उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होता है ना बच्चे, जो मैं आपको समझा चुका हूं। तो ये हमारे डाल्टन जी ने बताया था किसी कंपाउंड में जो हमारे एटम्स हैं यानी कि एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका रेशियो फिक्स्ड होगा। जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होता है। जो इनकी नेक्स्ट थ्योरी थी या नेक्स्ट पोस्टुलेट था स्टूडेंट डाल्टन जी की, वो ये था कि किसी कंपाउंड में जो एटम की संख्या होगी वो भी कांस्टेंट होगी और जो हमारे एटम के टाइप्स होंगे मतलब कि एटम्स के प्रकार होंगे वो भी कांस्टेंट होंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मतलब जो हमारे डाल्टन जी थे उनकी क्या क्या कमियां थी उनकी थ्योरी में। ठीक है बच्चे, आइए अब हम पढ़ेंगे इनकी कमियां। तो बच्चे जो पहली कमी थी डाल्टन जी की, उन्होंने ये कहा था कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। मतलब एटम को नष्ट नहीं किया जा सकता यानी कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। बट हमने बाद में एटम को तोड़ दिया था। जब हमने एटम को तोड़ा था बच्चे तो एटम से हमें 3 चीजें मिली थी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे जो हमारा ये येलो कलर की बॉल है ये हमारा प्रोटॉन है, ब्लैक कलर की जो बॉल है बच्चे ये हमारा न्यूट्रॉन है और जो इस सर्कल में नीले कलर की छोटी छोटी जो बॉल्स हैं वो हमारी इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट तो इसी कारण जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो गलत साबित हो गई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। बट जब हमने एटम को तोड़ा तो वो उनसे हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिले। तो जो हमारी इधर येलो कलर की बॉल है वो प्रोटॉन है, ब्लैक कलर की न्यूट्रॉन है और ब्लू कलर की वो इलेक्ट्रॉन है। जो इनकी नेक्स्ट जो ड्रॉबैक थी डाल्टन जी की वो ये थी कि इन्होंने कहा था कि किसी एलिमेंट के सारे एटम की जो प्रॉपर्टीज होगी वो एक जैसी होगी। मतलब इस एलिमेंट के सारे एटम का एटॉमिक मास एक जैसा होगा, मतलब उनका भार एक जैसा होगा, उन सारे एटम्स का शेप एक जैसा होगा, उन सारे एटम का साइज एक जैसा होगा। बट वो गलत थे क्योंकि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में जो 2 एटम हो सकते हैं बच्चे उनका भार अलग अलग हो सकता है। ठीक है, उनका शेप भी अलग अलग हो सकता है और उनका साइज भी अलग अलग हो सकता है। तो ये थी उनकी कमी और ये कमी हमें कहां देखने को मिली बच्चे? आइसोटोप्स में। किसमें देखने को मिली? आइसोटोप्स। तो ये आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चे? ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? सेम होता है बट इनका जो मास होता है, इनका भार होता है वो अलग होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। यानी कि आप मान के चलो कि एक क्लास है, उस क्लास में हाइड्रोजन नाम के 3 जुड़वा भाई पढ़ते हैं। उन सब का जो एटॉमिक नंबर है यानी कि उन सब का रोल नंबर जो है वो 1 है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। ये जो नीचे लिखा है ना बच्चे एटॉमिक नंबर होते हैं, है ना, 1 है। ये नीचे लिखा है इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है। मतलब इनका क्लास में रोल नंबर 1 है। बट
इनका जो एटॉमिक मास होता है बच्चे वो क्या है, अलग अलग है। मतलब ये हाइड्रोजन जो है बच्चे, पहला भाई जो है उसका मास है 1 यूनिट यानी कि 1 kg समझ लो, इसका मास है 2 यूनिट 2 kg, और तीसरे भाई का जो मास है वो है 3 kg। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उन सब का अलग अलग भार है। पहले वाले का 1 किलो है, दूसरे वाले का 2 है, फिर तीसरे वाले का 3 किलो है, ठीक है ना। तो यहां से ये डाल्टन जी की जो थ्योरी थी वो क्या हो गई बच्चे, वो क्या हो गई, उसकी लिमिटेशंस आ गई है ना, वो फेल हो गई। अब हम पढ़ेंगे हमारे डाल्टन जी की जो थर्ड ड्रॉबैक्स थी, थर्ड कमी थी। उन्होंने कहा था कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम हैं उनका भार भी अलग अलग होगा, उनका शेप भी अलग अलग होगा और उनका साइज भी अलग अलग होगा, ठीक है। बट वो गलत थे, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का भार यानी कि मास सेम हो सकता है, उनका शेप भी सेम हो सकता है और साइज भी सेम हो सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, आइए देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चे ये आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है ना। ये है हमारा आर्गन, दूसरा एलिमेंट है बच्चे ये है हमारा पोटेशियम और ये है हमारा कैल्शियम, ठीक है ना। तो यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारे आर्गन हैं उनका एटॉमिक नंबर है बच्चे 18, ठीक है ना। नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर वाला क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास कितना है 40, इसका एटॉमिक नंबर है 19 और मास क्या है 40, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 20 और मास क्या है 40। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये तीनों अलग अलग एलिमेंट है, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम तीनों अलग अलग एलिमेंट है, बट इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है 40, इसका भी कितना है 40, इसका भी कितना है 40। तो तीन डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं इनका एटॉमिक मास सेम आ रहा है ना, तो जिसके कारण हमारी डाल्टन थ्योरी क्या हो गई बच्चे, फेल हो गई।